नमस्कार, सिटीजन जर्नलिस्ट शो के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा मामगैन। जम्मू कश्मीर में आए सैलाब और उसकी त्रासदी आज हमारा बड़ा फोकस है। आपकी सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट जो बयां कर रही हैं वहां का आंखों देखा हाल, वीडियोस और पिक्चर्स और आपकी मदद के लिए गुहार। कई बच्चे और नवजात मर चुके थे और शव पानी पर बह रहे थे। मुझे लगता है कि बूढ़े लोग जो कतार में खड़े नहीं हो सकते 4-5 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। मैं डॉक्टर वकील फोन कर रहा हूँ। हमारे हम हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने रहते हैं। हम देख रहे थे लोग छतों पे चढ़े हुए थे, हेल्प के लिए पुकार रहे थे। 6 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मुझे संदेश मिला कि मेरे माता पिता सुरक्षित हैं। कई और लोग हैं जो पिछले हफ्ते से अपनों की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट महक जुबैर की रिपोर्ट से। ये भेज रही है एक रिपोर्ट जहां 800 से ज़्यादा लोग श्रीनगर में एक रिलीफ कैंप में पनाह ले रहे हैं। ये लोग अपने लोगों से बिछड़ चुके हैं और बच्चों और बुजुर्गों को इलाज की सख्त ज़रूरत है। ये है महक जुबैर की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं सिटीजन जर्नलिस्ट महक जुबैर। आज मैं सनत नगर के एक एरिया में खड़ी हूं जो श्रीनगर का एक मेजर रिलीफ कैंप बना है। इस एक कैंप में हज़ारों ऐसे लोग हैं जो यहां फंसे हुए हैं, जिनके घर डूब चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी फैमिलीज यहां नहीं हैं। हमारे 2 बच्चे थे, एक फर्स्ट में पढ़ रहा है बिलाल सैद बिलाल और दूसरे का नाम है सिदरत बिलाल। वो अभी तक ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं कि कहाँ पहुँचे, किस कैंप में है, रिलीफ कैंप में। मेहरबानी करके हमें उनका एड्रेस ये बताइए कि वो कहाँ है। बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या है वो हमें पता नहीं है। उनके साथ एक छोटी बच्ची है, वो बीमार थी, उसका भी कोई पता नहीं, तब से हमें कुछ पता नहीं है उनका। आज भी हमने बहुत कोशिश की जाने की, लेकिन कुछ हमें न फौज की तरफ से कुछ हो सका, न पुलिस की तरफ से कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। This is just one of the many relief centers which has been set up by locals. सनत नगर का ये रिलीफ कैंप यहाँ के लोकल लोगों का लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ दवाइयों की, गर्म कपड़ों की, साफ पानी और खाने की सख्त कमी है। लोग बहुत हताश हैं। इस तरह की त्रासदी हमने पहले कभी नहीं देखी। एक पल में सभी खत्म हो गया। हमारा घर डूब गया और हम सब सड़क पर आ गए हैं। इस त्रासदी से कोई नहीं बचा। राजबाग, गोपचीबाग, जवाहर नगर के इलाकों में तो अभी भी लोग फंसे हुए हैं। हमें यहाँ दवाइयों की सख्त जरूरत है। टिटनेस और इंसुलिन की रिलीफ कैंप में बहुत जरूरत है। सभी कश्मीरी डॉक्टर्स आ रहे हैं और बाहर से भी कोई नहीं आया हमारे हेल्प के लिए। मेडिसिन जो भी आ रही है वो आ रही है एनजीओ की तरफ से। हम परचेज कर रहे हैं सैंपल। वी स्टार्ट विद द सैंपल। मेरे को बताइए कि बाहर से कोई हेल्प आ रही है, कोई मेडिकल टीम आ रही है? मेडिकल टीम एज सच आई डिडंट मीट एनीवन जो बस से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, बट मेडिकल एड आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन बाहर से। आर्मी की बोट्स कंप्लीट लोगों को नहीं निकाल रही है। मतलब जितने अंदर फंसे हुए हैं, आधों के मकान भी गिर गए हैं। जवाहर नगर इलाके में भी बहुत सारे मकान गिर गए। मकानों के अंदर लाशें भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनको कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा है। हम में से कई लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं और उनका कोई भी पता नहीं है। मेरा कजन ब्रदर, उसका नाम सालिक है, वो 5th क्लास में पढ़ता है। तो वो तब संडे से उनका कुछ पता नहीं है। ये चाहती है कि दूसरे रिलीफ कैंप्स में पनाह ले रहे लोगों की लिस्ट हम तक पहुंचे, जिससे हमें अपने परिवारजनों का पता चल सके। ये फैमिली अफगान से आई है, यहाँ पे वो रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। उनकी फैमिली पूरी है कि बेबी हैंडीकैप्ड है बचपन से, लेकिन इसके पास इस वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं दरख्वास्त कर रही हूँ कि हमें रिलीफ कैंप्स में रह रहे लोगों की लिस्ट दी जाए, जिससे हमें अपने लोगों को ढूंढने में आसानी हो। सिटीजन जर्नलिस्ट महक जुबैर फॉर CNN IBN। और अब डॉक्टर अनु गुप्ता की सर्वाइवर स्टोरी। मुंबई की डॉक्टर अनु गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ कश्मीर के राजबाग गई थी छुट्टियां मनाने, लेकिन सैलाब आने की वजह से उनके और उनके पूरे परिवार को 2 दिनों तक बाहर ठंड में बिना खाने बिना पानी के राहत का इंतजार करना पड़ा। लेकिन राहत आने से पहले उनकी मदद की वहां के लोकल्स ने, वहां के नाव चालकों ने। हाय, दिस इज डॉक्टर अनु गुप्ता। मैं अनु गुप्ता हूँ और आज मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बनी हूँ।
मैं अपनी कश्मीर यात्रा का अनुभव बताना चाह रही हूँ, जो एक अच्छी छुट्टी की जगह बुरे सपने में बदल गया। मैं अपने बेटे, पेरेंट्स और भतीजे जो जम्मू से आए थे उनके साथ थी। हम लोग राजबाग में ठहरे थे, जो इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। हम लोग पहले फ्लोर पर थे और वहां से इमारतों को खिलौने की तरह ढहते हुए भी देख रहे थे। मकान टूटकर गिर रहे थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे। इसके पहले कोई भी चेतावनी नहीं दी गई थी। लोग घरों की छत की तरफ भाग रहे थे। हम लोग भी दूसरे फ्लोर पर चले गए। दूसरे फ्लोर पर तेजी से बाढ़ का पानी आ चुका था। हम लोग मकानों को गिरते हुए देख रहे थे। बड़े बड़े पेड़ गिर रहे थे। पानी में इंसान और जानवरों के शव बह रहे थे। गाड़ियां बह रही थी और जैसे ही कोई नाव उधर से गुजरती तो बच्चों को लगता था कि ये उन्हें ही बचाने आए हैं और वो बचाओ, हमें बचाओ कहते हुए चीखने लगते। लेकिन वो नाव उन लोगों के थे जो अपने लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचे थे। मेरे भाई ने एक आदमी से मदद के लिए काफी मिन्नतें की। मेरा भाई बाहर गया हुआ था। उस वक्त तक रात के 8:30 बज चुके थे। कहीं बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो वापस आएगा या नहीं, क्योंकि करीब 30 फीट की ऊंचाई तक पानी भर चुका था। 12 बजे रात में वो एक नाव लेकर आया और हमें आवाज देने लगा। हम लोग कमरे में थे और फिर खिड़की पर लगी ग्रिल पर चढ़कर उसके बाद हम नाव तक पहुंचे। हम भाग्यशाली थे कि जीरो ब्रिज काफी ऊंचा था, तो हम वहां सुरक्षित थे। उस वक्त काफी तेज बारिश हो रही थी। हमें लगा कि ये रात कभी खत्म नहीं होने वाली और शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। दूसरे दिन लोग मदद का इंतजार करते रहे। जैसे ही किसी हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती, बच्चे उस तरफ भागते और खाने के पैकेट्स के लिए शोर मचाते, आवाज लगाते, लेकिन हेलीकॉप्टर आते रहे और वहां का चक्कर लगाकर वापस चले गए। किसी ने कोई मदद नहीं की। सोचिए, ये दूसरा दिन था जब हमारे पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता कि भगवान ने कैसे हमें इससे सामना करने की हिम्मत दी। दोपहर के बाद हमें खबर मिली कि कुछ बोट्स का इंतजाम किया गया है, जो डल गेट्स के पास शंकराचार्य की पहाड़ियों तक जा रही हैं। हमारे जाने की बारी रात 8:30 बजे आई, लेकिन हमारा परिवार 2 अलग अलग बोट्स पर सवार हुआ। सभी रो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि हम दोबारा मिल पाएंगे या नहीं, वो लोग जिंदा बचेंगे या नहीं, क्या मैं उन्हें दोबारा मिल पाऊंगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हम धीरे धीरे चलते रहे। काफी देर बाद मुझे मेरे बच्चे और मेरी माँ दिखाई दी। आखिर में हमने नेहरू हेलीपैड की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो पानी से भरा था। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने हमारी मदद की। उन्होंने बच्चों को अपने कंधे पर उठा लिया और सूखी जगह तक ले गए। हम लोग एयरपोर्ट किसी तरह पहुँच गए थे। हमें कुछ और घंटे हवाई जहाज के लिए इंतजार करना था। हमने जो देखा और सहा, वहाँ के मुकाबले यहाँ इंतजार करना ज्यादा बेहतर था। 3 दिन बाद हमें पीने का पानी मिला था। कश्मीर के सैलाब की पिक्चर्स और वीडियोस आपने हमें भेजी और पोस्ट करी सोशल मीडिया साइट्स पर। श्रीनगर की सड़कें पानी से भरी हुई, बच्चों और बुजुर्गों को मिलती मदद आर्मी और एयरफोर्स से। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य तेजी से जारी है। आप में से कई लोग सोशल मीडिया पर बुरी तरह से प्रभावित इलाकों की जानकारी, उन तक मदद के लिए कैसे पहुंचा जाए और लापता लोगों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं।
एनडीआरएफ के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी ना होने के बावजूद लोगों को कैसे बचाया जाए। हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट बने हैं डॉक्टर वकील अंद्राबी और वो ये सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं एक टेलीफोन कॉल के जरिए। वो और उनके जैसे 100 डॉक्टर और मरीज श्रीनगर के एसएचएमएस हॉस्पिटल में फंसे रहे। 3 दिन तक हालत बद से बदतर हो रही थी, ना खाना था, ना पीने का पानी, और उन्हें इंतजार था तो सिर्फ रेस्क्यू का। मैं डॉक्टर वकील सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए फोन कर रहा हूँ गांधरबल से, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना रोड कनेक्टिविटी है ना नेट कनेक्टिविटी है। अभी मैं रेस्क्यू करके गांधरबल पहुँच गया हूँ, वहाँ से मैं फोन पे बोल रहा हूँ। हमारे लिए जो सबसे बड़ी परेशानी थी, एक तो हमारे हम हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने रहते हैं, हम देख रहे थे लोग छतों पे चढ़े हुए थे, हेल्प के लिए पुकार रहे थे। और दूसरा ये कि पानी अस्पताल के अंदर से गुजर रहा था, हॉस्पिटल के बीच में से गुजर रहा था। पहले मतलब 12-13 फीट का पानी था, पहली मंजिल पूरी पानी में थी, सब लोग ऐसे छतों पे थे। तो नेक्स्ट डे एक लोकल एनजीओ पानी लाया हमारे लिए, और हमारे लिए वो लाया कुछ खाने के लिए चीजें लाई, और उन्होंने पेशेंट्स को एक एक करके निकाला बोर्ड से। पहले दिन उन्होंने पेशेंट्स को निकाला, और लोगों को चाहिए कि वो और मदद करे, स्पेशली अभी जो लोग फंसे उनको निकाले। जिन्होंने हम लोगों की मदद की, जिन्हें हमें वहां से निकाला, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बोलना चाहेंगे। मैं डॉक्टर वकील सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए गांधरबल से हमें एसएमएचएस एरिया से निकाला गया। सिटीजन जर्नलिस्ट पर समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी सर्वाइवर स्टोरीज आपका इंतजार कर रही हैं। एक एपिडेमिक का भी खतरा है कश्मीर में फैलने का, तो गवर्नमेंट एज वेल एज जो लोकल एनजीओ है उनको तैयार रहना चाहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट शो, और सैलाब से आई तबाही पर हम अपना फोकस बनाए रख रहे हैं। अब बात करते हैं आशीष दुस्ती की, जो अपने 5 दोस्तों के साथ कश्मीर गए, लेकिन 5 दिन तक वहां सैलाब की वजह से फंसे रहे। अब वो दिल्ली वापस तो आ गए हैं, लेकिन तबाही का नज़ारा, जो मंजर उन्होंने देखा, वो उसे भुला नहीं पा रहे हैं। मैं 4 सितंबर को अपने कुछ दोस्तों के साथ कश्मीर गया था। जब हम वहां पर पहुंचे तो हल्की बारिश हो रही थी। शनिवार के दिन हालत बिगड़ने लगी और रविवार के दिन हमने लोगों को कैंपस में इधर उधर भागते देखा। टेंपल कॉम्प्लेक्स। मेरा नाम आशीष दुस्सी है। आज मैं सीजे शो में आया हूँ। मैं आपसे जो कश्मीर में अभी बाढ़ की स्थिति प्रकट हुई है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वहाँ क्या हालात हैं। All is under water. It's not a 2 feet, 3 feet, 4 feet. You can imagine 2 to 3. 2 से 3 मंजिल इमारतों तक पानी भरा था। बहुत से लोग लापता थे, लोग अपने परिजनों को खोज रहे थे। People coming to the shrine and some searching for their near and dear ones. So many children in the local hospital. कई बच्चे और नवजात मर चुके थे और शव पानी पर बह रहे थे। Many children were floating, the dead bodies were floating on the water. 20 लोगों को एक बोतल पानी से प्यास बुझानी पड़ रही थी। पानी और ब्रेड सेना वहां बांट रही थी, लेकिन इतनी भीड़ के लिए ये काफी कम था। कई बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग अभी तक वहीं पर फंसे हुए थे। लोग बीमार होने लगे थे, लेकिन कोई दवाइयां नहीं थी। मुझे लगता है कि बूढ़े लोग जो कतार में खड़े नहीं हो सकते थे, 4-5 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। मुख्यमंत्री का निवास उस जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था, फिर भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए। आज तक राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें केवल सेना और अर्धसैनिक बलों से ही मदद मिल रही है। वो मंगलवार 9 सितंबर की रात थी जब मैंने पहली बार अपने परिवार से बातचीत की।
मैं सिर्फ यही बोल पाया था कि मैं सुरक्षित हूँ। It was decided that army will start, but it took them half a day to, ये बताया गया कि जल्द ही सेना यहाँ चॉपर सेवा शुरू करने वाली है, लेकिन ये शुरू होने में आधा दिन बीत गया। जैसे ही चॉपर सेवा के बारे में अनाउंसमेंट शुरू हुई, लोग उस तरफ भागने लगे। लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। Around 2 to 3 kilometers, huge queue, around 3 to 4,000 people. First 3 पहले 3 खेप में वो सिर्फ वीआईपी लोगों को वहाँ से निकाल कर ले गए, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी भड़क गए। आखिर वीआईपी लोगों को खास सुविधा क्यों दी जा रही है? इससे नाराज लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिया। I would like to say it was all done by the army. ये सब सेना, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया गया था। From Sunday onwards till yesterday, we could not see any government. राज्य सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। Local government is missing. एक एपिडेमिक का भी खतरा है कश्मीर में फैलने का, तो गवर्नमेंट एज वेल एज जो लोकल एनजीओ है उनको तैयार रहना चाहिए, सो दैट दवाइयाँ, मटेरियल, हेल्थ चेकअप सारा टाइम पे हो। तो इसके लिए एडवांस में उनको तैयारी करनी चाहिए। दिस इज आशीष जुत्शी, सीजे फॉर IBN। जहां एक तरफ कुछ लोग घर लौट आए हैं, वहीं कई परिवार ऐसे हैं जो अपने परिवारजनों से अभी तक बात तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर आई हैं शैलजा मनहास, और वो बता रही हैं कि क्यों उम्मीद का दामन अभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाय, मैं शैलजा मनहास हूँ। आज सीजे बनी हूँ और जम्मू कश्मीर की बाढ़ के बारे में रिपोर्ट कर रही हूँ, जिससे मुझे और मेरे परिवार को काफी फर्क पड़ा। मेरे माता पिता श्रीनगर के राजबाग में रहते हैं। रविवार की शाम सिर्फ 3 सेकंड के लिए मैंने उनसे बात की थी। उसके बाद मैं प्रशासन से उनके बारे में जानकारी का इंतजार करती रही। वहां बाढ़ के कारण फोन लाइन और इंटरनेट बुरी तरह से प्रभावित है, मगर बचाव कार्य तेजी से होने के कारण मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार 6 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मुझे आर्मी द्वारा संदेश मिला कि मेरे माता पिता सुरक्षित हैं। ये बात हमें पता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि कई और लोग हैं जो पिछले हफ्ते से अपनों की तलाश कर रहे हैं। IBN 7 के लिए मैं सीजे शैलजा मनहास। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर फिलहाल इतना ही। आप भी हमें अपने वीडियोस और पिक्चर्स भेज सकते हैं IBNCJ.com पर। अगर आप अपने किसी परिवारजन को खोज रहे हैं तो हमें ट्वीट करें @IBNCJ। हम फेसबुक पर भी हैं। पूरी टीम की तरफ से नमस्कार।